अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अली पीरज़ादा, कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट। आज जिस बीमारी पे मैंने आपको मालूमात फराहम करनी है वो है पॉलीमायल्जिया रूमेटिका या पीएमआर। पॉलीमायल्जिया रूमेटिका क्या बीमारी है, क्यों होती है, किन लोगों में होती है और इसको तशख़ीस करने का क्या तरीक़ाकार है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है और किस तरह करना चाहिए, इससे मुतल्लिक़ मैंने आज आपको मालूमात देनी है। तो पॉलीमायल्जिया रूमेटिका एक बूढ़े लोगों की बीमारी है। यूजुअली 50 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग होते हैं उनमें देखी जाती है। औरतों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत मर्दों के, और जो इसकी रेशो है वो 2:1 की है, यानी 2 गुना ज़्यादा औरतों के अंदर देखी जाती है बनिस्बत मर्दों के। बेसिकली या बुनियादी तौर पे ये जो बीमारी है वो पट्ठों से रिलेटेड पट्ठों से रिलेटेड एक बीमारी है। उसमें होता क्या है, क्या अलामात होती हैं? वो जो मरीज़ है वो 2 तरह से आके डॉक्टर को अपनी अलामात बताता है। एक तो ये कि एक्यूट ऑनसेट हो सकती है, यानी पेशेंट रात को सो रहा था, सुबह उठा तो अचानक से उसको महसूस हुआ कि मेरे जिस्म के जो पट्टे हैं, ख़ास तौर पे गर्दन के और ये जो कंधों वाले और ये जो शोल्डर यानी शोल्डर जॉइंट और ये एल्बो जॉइंट के दरमियान आर्म के जो पट्टे हैं, इनमें शदीद किस्म का दर्द है और उससे हिलाया भी नहीं जा रहा सुबह उठ के। और दूसरा जो और पट्टे हैं वो हैं पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर वाले जो मसल्स या पट्टे हैं वो आपके ये बटक रीजन, इन कूल्हे वाले पट्टे और हिप जॉइंट और नी जॉइंट यानी घुटने और कूल्हे वाले जॉइंट के दरमियान वाले पट्टे, यानी जिसे थाई मसल्स कहते हैं, उनके अंदर शदीद किस्म की जो है ना वो स्टिफनेस हो जाती है। ये एक्यूट प्रेजेंटेशन है कि सडन ऑनसेट है, एक ही रात के अंदर ये पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और जो क्रॉनिक प्रेजेंटेशन है, यानी वो पेशेंट कई दिनों से लेकर कई सालों तक में, यूजुअली होता है ये कई महीनों तक पेशेंट को ये अलामत चल रही होती हैं और थोड़ी-थोड़ी होती हैं, और जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा होता है, यानी दिनों के अंदर से लेकर चंद महीनों तक इसकी जो सीवियरिटी है यानी शिद्दत है, उसमें तसलसल के साथ जो है ना वो इज़ाफ़ा होता चला जा रहा होता है। अब चूँकि ये लोग बूढ़े होते हैं, उम्र रसीदा होते हैं, तो इनके अंदर जो है वो मसल्स का जो पट्ठों का जो खिंचाव है, उसकी बहुत सारी और वजूहात होती हैं, इसलिए ये बीमारी इग्नोर होती चली जाती है और कई डॉक्टर्स इस बीमारी को कंसिडर नहीं कर रहे होते। वो और बीमारियाँ देख रहे होते हैं, जिसमें जैसे कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, यानी हमारा जो मोहरे हैं गर्दन वाले, इनकी बीमारी ढूँढ रहे होते हैं डॉक्टर्स। कुछ जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया को देख रहे होते हैं, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया भी ऐसी ही बीमारी होती है जो पट्ठों से रिलेटेड है, उसमें शोल्डर के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। तो ये भी हो सकता है। फिर तीसरा होता है कि जो पेशेंट्स ख़ास तौर पे डायबिटिक्स होते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ना ये शोल्डर के जो बाजू को हिलाने-झुलाने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, उसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। या फिर रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो जाता है इन डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर। तो या डायबिटिक्स भी ना भी हो तब भी ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या फ्रोज़न शोल्डर है, उसकी बहुत सारे डॉक्टर उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि इनको या तो एसएलई है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि उसमें भी जोड़ों का प्रॉब्लम होता है। तो ये बीमारी इसीलिए बहुत अरसे तक अनडायग्नोज्ड रहती है और वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, इस वजह से ये बीमारी इग्नोर होती जाती है। तो इस बीमारी को जो तशख़ीस करने के लिए शर्त यही है कि इस बीमारी को अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट में हमें रखना चाहिए, ख़ुसूसी तौर पे उन पेशेंट्स के अंदर जो कि 50 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के। इसमें जो अलामत मज़ीद हो सकती हैं उसमें बुखार और बुखार जैसी कैफ़ियत, यानी या तो बुखार होगा जो कि थर्मामीटर पे रिकॉर्ड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन पेशेंट्स के अंदर बुखार रिकॉर्ड हो सकता है। अगर बुखार रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो पेशेंट आके फेब्राइल फीलिंग्स, यानी वही कहेगा कि मुझे अंदर से बुखार होता है, मैं बहुत थका-थका फ़ील करता हूँ, मैं काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और मेरा जिस्म गर्म हो जाता है, जबकि वो बुखार थर्मामीटर पे नहीं आ रहा होता। यानी फ़ीवर हो भी सकता है और फेब्राइल फीलिंग्स होती हैं, तो ये अलामत भी हो सकती है। और जो होती है भूख का कम लगना और वज़न का गिरना, ये भी बीमारी हो सकती है। तो जब ये वाली बीमारियाँ आती हैं तो डॉक्टर फिर सोचते हैं कि इनको कहीं खुदा ना खास्ता कैंसर ना हो। तो फिर अगेन पीएमआर पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका बीमारी डायग्नोज होते-होते फिर रह जाती है।
तो वंस अगेन मेरा जो एम्फेसिस वो यही है कि पेशेंट को पीएमआर डायग्नोज अगर करवाना है तो उसके अंदर हमें इसका सस्पिशन जो है, यानी हमें अपनी सस्पिशन को हाई करना पड़ेगा इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। और अलामात मजीद क्या हो सकती हैं? पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, खास तौर के ऊपर सुबह जब वो सो के उठता है, नमाज पढ़नी है, उसने अपने रूटीन के काम, अखबार पढ़ना है, कोई अपना नाश्ता बनाना है, क्योंकि ये फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर, तो इनको जो घरेलू काम काज है सुबह उठ के करने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है दर्द की वजह से। और ये जो कंधे के और गर्दन के और ये बाजू वाले जो पट्टे हैं, ये शदीद अकड़ाव का शिकार होते हैं। अच्छा, वो टाइमिंग्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो यूजुअली 45 मिनट या इससे ज़्यादा तक देर तक परसिस्ट करती हैं। अच्छा, वो सिर्फ इन जगहों पे नहीं, जो कूल्हे के इर्द-गिर्द वाले पट्टे हैं और जो थाइज़ यानी रान के जो पट्टे हैं, इनके अंदर भी मसला होता है। और यूजुअली पेशेंट जो है ना अपना बाजू को अपने सर के ऊपर तक नहीं लेके जा पाता दर्द की वजह से, यानी इसको हम कहते हैं ओवरहेड अबडक्शन, ये नहीं हो पाती। तो इसलिए फिर ये लग रहा होता है कि कहीं रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस ना हो, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ना हो, तो ऐसे लग रहा होता है कि पेशेंट जो है अपना बाजू नहीं उठा पा रहा। ये मज़ीद अलामात हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बीमारी के साथ जो एसोसिएशन है एक मतलब पीएमआर ठीक है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता, माँ सिवाय इसके कि उसकी दर्द की कैफियत होती है और वो स्टिफनेस होती है। वो समहाउ पेशेंट पेन किलर खा के और कई टाइम गुजार देता है। लेकिन इसकी अगर एसोसिएशन एक वास्कुलाइटिस से हो, वास्कुलाइटिस यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन यानी उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए, तो ये बीमारी जो है बहुत अहमियत की हामिल हो जाती है, जिसको हम जीसीए कहते हैं, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। इसकी एसोसिएशन इस बीमारी के साथ है और इसी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है हम रिमेटोलॉजिस्ट के लिए कि कहीं अगर पेशेंट को जीसीए हुआ यानी जॉइंट सेल आर्थराइटिस हुआ, तो इस बीमारी को हमें बहुत जल्द अज जल्द ट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज जॉइंट सेल आर्थराइटिस जो है वो एक खतरनाक जो है सिचुएशन में लेके जा सकता है पेशेंट को। और वो क्या है? उसको यहाँ सर के जो ये कनपट्टियों के अंदर दर्द होता है, जौ के अंदर दर्द होता है, यहाँ पर खाते-पीते उसको मसला होता है पेशेंट को। और अगर सडन अटैक हो जॉइंट सेल आर्थराइटिस का, तो उसमें इंसान की बिनाई भी जा सकती है। अच्छा, ये यूजुअली फेस की जो आर्टरीज हैं जॉइंट सेल आर्थराइटिस उसको इन्वॉल्व करता है, खासतौर पे टेम्पोरल आर्टरी। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक महदूद हो। ये जो एओर्टा है यानी हमारी जो बड़ी वेसल्स हैं, जो खून की बड़ी रगें हैं, जिसमें एओर्टा है, सबक्लेवियन है या ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसको पिक करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ खास किस्म के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे सीटी एंजियोग्राफी है वो करवानी पड़ती है। तो ये तो हो गई इसकी अलामत। अब इसके जो तशख़ीस करने का तरीका है वो डेफ़िनेटली सबसे इम्पोर्टेंट तो पेशेंट की हिस्ट्री है। उसमें हिस्ट्री में यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, ये सारी मौजूद होती हैं। फिर हम इसको टेस्ट करवाते हैं कि ताकि हम इस बीमारी को डायग्नोज़ कर सकें। और टेस्ट का तरीका यही है कि हम जो इम्पोर्टेंट अदर बीमारियाँ हैं, दूसरी बीमारियाँ जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, पॉलीमायसाइटिस है, डर्मेटोमायसाइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है, ये वो बीमारियां जो हमें रूल आउट करनी पड़ती हैं। उसमें हिस्ट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उस एग्जामिनेशन में हम इन चीज़ों को यानी इन बीमारियों को जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इसको हम रूल आउट करते हैं और फिर हम फर्दर जो है ना वो टेस्ट करवाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद। उसमें अगर हमारा सस्पिशन हो कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हम उसमें रूमेटॉइड फैक्टर क्वांटिटेटिव टेस्ट और साथ जो है एंटी सीसीपी टेस्ट ये करवाते हैं। ये दोनों नेगेटिव होते हैं यूजुअली। फिर है एएनए टेस्ट जिससे हम एसएलई को रूल आउट करते हैं। फिर जो है एक्सरे हमें समटाइम्स करवाना पड़ सकता है कि जिसके अंदर हम सर्वाइकल स्पाइन का एपीएन लैटरल व्यू करवा के देखते हैं एक्सरे की मदद से या समटाइम्स एमआरआई की मदद से, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को रूल आउट करते हैं। इसके अलावा जो है वास्कुलाइटिस के लिए सीटी एंजियोग्राफी हम कराते हैं। और जो खास टेस्ट हैं वो बड़े सादे से हैं जो कि पीएमआर या पॉलीमाइजेल यूरोमेटिका के अंदर बढ़ जाते हैं। वो एक ईएसआर टेस्ट है और सीआरपी क्वांटिटेटिव है। अच्छा, ये खास टेस्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन सभी पेशेंट के अंदर हमें एलिवेटेड मिलेंगे, यानी इनकी जो मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। जैसे देखा गया है इस बीमारी में कि
ESR जो है वो यूजली हंड्रेड्स के अंदर होता है, 80 प्लस के अंदर होता है या 100 से ज़्यादा होता है। इसी तरह CRP जो टेस्ट है वो भी रेज्ड होता है, और ये सिर्फ ये नहीं, कई गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल वैल्यू से। तो ये 2 टेस्ट हम करा लेते हैं। जो बाकी जो हमने टेस्ट करवाए हैं वो रूल आउट करने के लिए करवाए हैं, जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, पॉलीमायसाइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस और शॉगरेन सिंड्रोम, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आते हैं। तो इसी तरह हम CPK और एल्डोलेज भी करवाते हैं ताकि पॉलीमायसाइटिस को हम रूल आउट कर सकें। उसमें भी पेशेंट जो है ना बाजू नहीं उठा पाता, अपने सर की तरफ नहीं लेके जा सकता, लेकिन पॉलीमायसाइटिस और डर्मेटोमायसाइटिस में इसकी कमजोरी हो जाती है। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो इसकी पावर जो है पॉलीमाइजिया रूमेटिका के अंदर कम नहीं होती, यानी पावर पेशेंट की अच्छी होती है, सिर्फ दर्द की वजह से वो जो बाजू को ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो ये हम टेस्ट करवाते हैं। जब पेशेंट को हम डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको पॉलीमाइजिया रूमेटिका है, तो हमारा जो एक कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है जॉइंट साइल आर्थराइटिस को रूल आउट करना, क्योंकि 30% लोगों के, 30% पेशेंट के अंदर जिनको पॉलीमाइलिया रूमेटिका होना, उनमें GCA हो सकता है। GCA यानी जॉइंट सेल आर्थराइटिस। जॉइंट सेल आर्थराइटिस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये बड़ी वेसल्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो जाती है, तो खासतौर पे टेम्पोरल आर्टरी की। और ये यहाँ पर जिन पेशेंट को होता है यूली महसूस भी होती है, और यहाँ पर अगर कोई हाथ लगाए तो पेन भी होता है पेशेंट को, ठीक है, यानी दर्द की हाथ लगाने से यहाँ पर दर्द होता है पेशेंट को। तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस को रूल आउट करना चाहिए। वो हमने किस तरह से करना है, पेशेंट को हम हिस्ट्री भी लेंगे, एग्जामिन भी करेंगे, और साथ अगर टेस्ट की जरूरत है CT एंजियोग्राफी तो वो भी करेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट की बारी आती है। तो हमने पेशेंट को डायग्नोज कर लिया कुछ टेस्ट करवा के, और हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेके, अब ट्रीटमेंट की बारी आती है। इसमें जो एक कंसर्न आ जाता है ना पेशेंट का, हम जैसे ही पेशेंट को ट्रीटमेंट की बात करते हैं और उसको बताते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड से होती है, तो पेशेंट एक पहले ही से एक माइंड बना के उसको शायद माशरे में बहुत सारे लोग स्टेरॉइड के अगेंस्ट कर देते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और ना जाने क्या क्या जो कि इसके साइड इफेक्ट हैं भी नहीं, वो सारे साइड इफेक्ट पेशेंट को पहले से याद होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो कहते हैं जी गुर्दे फेल हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चलें तो पेशेंट के अंदर वो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स उस तरह से नहीं आते जिस तरह से बेहंगम साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं ज्यादा डोज देने की सूरत में, या गलत टाइमिंग के ऊपर दवाई देने की सूरत में, या जितनी पेशेंट को जरूरत है स्टेरॉइड्स की उससे ज्यादा देने की सूरत में, या कम देने की सूरत में, और ज्यादा लंबे अरसे देने की सूरत के अंदर। तो चूंकि हम रिमेटोलॉजिस्ट इस बीमारी को ट्रीट करते हैं, तो हमें मालूम है कि हमने इसको कितनी डोज में कितने वक्त के लिए स्टेरॉइड्स देने हैं। तो इसलिए वो साइड इफेक्ट्स नहीं आते जो कि लोगों के जहन में पहले से भरे हुए होते हैं। माशरे के अंदर मौजूद पैरामेडिक्स, समटाइम्स क्वैक्स, या रिश्तेदारों ने, या कोई मोहल्लेदार लोगों ने, जहाँ जहाँ वो बैठते हैं, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स जो किताबों में भी नहीं लिखे हैं वो पेशेंट को ऑलरेडी मालूम होते हैं। तो मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि स्टेरॉइड इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है और इस बीमारी को ट्रीट करने की। तो इसलिए स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स उस वक्त आएंगे जब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसको आप गाइडलाइंस के थ्रू, जैसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट बहुत कम चांसेस हैं कि आए। अब इसको ट्रीट करने का जो तरीका है ना, हम पेशेंट को तशखीस करने के बाद 15 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन देते हैं, और पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं 2 तरह से। एक तो उसकी सिम्टोमेटोलॉजी यानी जो अलामात हैं उसमें कितना फर्क पड़ा, दूसरा ये कि पेशेंट की जो टेस्ट हैं ESR और CRP वो कितना रिड्यूस हुआ, यानी कितना कम हुआ, जो हमने बेसलाइन कराई थी उससे कितना कम हुआ। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं। तो स्टेरॉइड्स देने के बाद पेशेंट की जो अलामात के अंदर फर्क आना है वो इतना ड्रास्टिक और इतना ज़बरदस्त होता है कि पेशेंट की ज़िंदगी जो है बिल्कुल अजीरन हुई भी थी, उससे मतलब ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया था, अब उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो एक तो ये है कि अलामात ड्रास्टिकली इम्प्रूव होते हैं।
ड्रामेटिकली इंप्रूव होते हैं। एक पेशेंट जो काम नहीं कर पा रहा था, अब पेशेंट कहता है मैं बहुत ज़बरदस्त हो गया, अब मैं अपने काम कर सकता हूँ। और ये विद इन वीक्स, कुछ लोगों को तो इतना ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आता है कि 5वें छठे दिन ही पेशेंट जो है ना वो कहता है मैं बिल्कुल बेहतरीन हो गया। लेकिन इसको हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी ज़्यादा टाइम के लिए देने पड़ते हैं। 15 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, 2 हफ्ते के बाद हम उसके टेस्ट करा के देखते हैं, पेशेंट की इम्प्रूवमेंट पूछते हैं। अगर तो इम्प्रूवमेंट है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, जो कि यूजुअली 70% के अराउंड होती है, तो हम कहते हैं ये पीएमआर ही है और हम पेशेंट को दवाइयाँ देते चले जाते हैं और मंथ के बाद उसकी डोज़ रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो हम जो है 2.5-2.5 मिलीग्राम के करके तकरीबन उसकी डोज़ को रिड्यूस करते हैं और हर महीने फिर जो है ना 2.5 मिलीग्राम रिड्यूस कर देते हैं। जब 10 मिलीग्राम पे पहुंच जाती है तो फिर हम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता स्लो जो आइडियली है 1 मिलीग्राम पर मंथ जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए और हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए या हम कर देते हैं पेशेंट को गाइड कि आपने नोट करना है किस जगह के ऊपर, किस डोज़ के ऊपर आप आके सेट होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है वो 5 मिलीग्राम पे अब सेट हो गया है, ठीक है? और हमने अब 2.5 मिलीग्राम जब की प्रेडनिसोलोन, तो पेशेंट को हम पहले से गाइड करते हैं, आपने देखना है कि सिम्पटम्स कहीं वापस दोबारा से तो नहीं आ रहे। अगर तो पेशेंट दोबारा से उन्हीं सिम्पटम्स पे जा रहा है, तो हमारा यही तरीकाकार होता है, हम दोबारा से 5 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक ही उसकी डोज़ चलाते हैं, ना कि हम 2.5 मिलीग्राम कर लें। तो ये पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है। साथ ही हम टेस्ट भी देखते चले जाते हैं। इस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं, ये तकरीबन 1.5 साल या 2 साल तक चलती हैं और फिर हमारा टारगेट ये होता है कि हम इन दवाइयों को कम करके ख़त्म कर दें। तो और यूजुअली होता भी यही है कि पेशेंट को फिर रिमिशन में चला जाता है, रिमिशन से मुराद बीमारी उसकी बिल्कुल सो जाती है और वापस कई पेशेंट्स में नहीं आती, लेकिन आ भी सकती है। जब वापस आती है तो हमें दोबारा से उसको स्टेरॉइड्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। चूँकि एक हम ट्रेन्ड रिमेटोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, तो हम बहुत इसका ख़्याल करते हैं कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ। उसके लिए हमें कुछ टेस्ट भी कराना पड़ते हैं और साथ ये है कि जो चीज़ों का हम ख़्याल रखते हैं, उसके अंदर ये है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये प्रोन एज है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों का भुरभुरापन। तो हड्डियों के भुरभुरेपन को बचाने के लिए हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये देते हैं और अगर ज़रूरत हो, तो बिसफॉस्फोनेट्स भी देते हैं। तो बिसफॉस्फोनेट्स क्या हैं? ये एलेंडोनेट्स वगैरह। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है ऑस्टियोपोरोसिस पे, तो ये मेरी पहले ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम इसका लिंक में दे देंगे आपको, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप इसको काइंडली ऑस्टियोपोरोसिस को भी गो थ्रू कर लें। तो हम एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन भी देते हैं, साथ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देते हैं। साथ ये है कि इसमें चूंकि समटाइम्स गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है, तो हमें फिर इसके लिए पीपीआईज वगैरह भी देने पड़ते हैं लो डोज के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। अगर शुगर हो तो हमें शुगर वाली की ट्रीटमेंट, जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनको कहते हैं, चूंकि हमें स्टेरॉइड देना बहुत ज़रूरी है, तो वो शुगर का जो है कंट्रोल वो अच्छा करने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका अच्छा कंट्रोल करें। तो अब ये था इसके मुतल्लिक कि पीएमआर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसको तशख़ीस कैसे करते हैं, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी इसकी जो मिमिक डिजीज़ हैं जो इसकी तरह से प्रेजेंट करती हैं अदर डिजीज़ेस, वो कौन-कौन सी हैं, उनको रूल आउट कैसे करना है, फिर इसकी ट्रीटमेंट आगे। अब कुछ पेशेंट्स 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हर किसी पेशेंट को हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते। समटाइम्स ये होता है कि स्टेरॉइड देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। वो एक स्पेशल केसेस बन जाते हैं और वो डेफिनेटली हमें पेशेंट्स के साथ इंटरव्यू करके उसको बातचीत करके हम उसकी कंडीशन देख के फाइनलाइज करते हैं कि इसको हम अदर मेडिकेशंस पे डालें कि ना डालें। उसमें जो अदर मेडिकेशंस हैं, दूसरी मेडिसिन्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए, उसमें मीथोट्रेक्सेट शामिल है। मीथोट्रेक्सेट एक दवाई है जो कि बहुत सारी अदर रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज़ के अंदर दी जाती है। इस बीमारी में भी दी जा सकती है। तो इसकी ख़ास डोज़ होती है पीएमआर के अंदर। तो हम पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं कि इसको मीथोट्रेक्सेट की ज़रूरत है या नहीं। और समटाइम्स ये होता है कि मीथोट्रेक्सेट भी नहीं दे पाते। कुछ और डिजीज़ेज़ होती हैं, यूजुअली इस पेशेंट्स के अंदर कोई लिवर का इश्यू आ गया या गुर्दों का मसला हो गया या उसके मैदे का ही इश्यू हो गया, तो फिर इस तरह से फिर मीथोट्रेक्सेट को देना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर हम उसके लिए अदर मेडिसिन्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो है ना ये इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर्स हैं, टोसिलिजुमैब, उसको भी हम दे सकते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि पेशेंट को हमने स्टेरॉइड्स दिए और हमने उसको बता दिया कि आपके जो इम्प्रूवमेंट है 2 हफ्तों तक 70% तक हो जाएगी
और साथ आपके टेस्ट भी कम होंगे। अगर इन केस ना ही ESR रिड्यूस हो रहा है, ना ही उसका CRP रिड्यूस हो रहा है और ना ही पेशेंट के अंदर कुछ जो सिम्टम्स हैं यानी अलामात हैं उनके अंदर कमी आ रही है, तो इस सूरत में हमें ये हमारा फर्ज है कि हम उस पेशेंट को जॉइंट सेल आर्थराइटिस के लिए जरूर स्क्रीन करें। और उसके अंदर हमारे पास जो मोडेलिटी है वो MRA है, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो एंजियोग्राफी करते हैं, MR एंजियोग्राफी या फिर CT एंजियोग्राफी। तो CT एंजियोग्राफी एओर्टा या उसकी मेन ब्रांचेस की हम वो करते हैं। और अगर यहाँ पर हो तो हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी कराते हैं, यानी ये जो यहाँ फेस की जो वेसल है उसमें टेम्पोरल आर्टरी है उसकी हम बायोप्सी कराते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपकी अलामात में फर्क नहीं पड़ रहा तो ये डायग्नोसिस कुछ और है। और दूसरी जो बात है कि जिनको हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते उनको हमने और दवाइयां देनी है, वो कौन कौन सी उनके मैंने आपको नाम बता दिए। तो ये था सारा PMR के बारे में, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका के बारे में। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये डेफिनेटली डॉक्टर्स भी देखेंगे इसको और पेशेंट्स भी। ये गाइडेंस के लिए, ये आपके लिए नहीं है कि आप खुद से इसको ट्रीट करना शुरू कर दें और खुद ही अपनी दवाइयों को अप एंड डाउन कर दें। तो ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है और गाइडेंस के लिए। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। आपके इर्द गिर्द जो पेशेंट्स हैं उनको भी आप गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और जिनको ये ज़रूरत है उनको फॉरवर्ड भी करें जिनको ये प्रॉब्लम्स है। तो एंड में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।